Hi everyone, hope you all are doing well. Welcome to the channel. I am going to discuss with you a very important editorial that has appeared on the Hindu newspaper of 12th of December. And this is this particular editorial which says Harvest the Odisha's story to ensure food security. Now, very often it comes into our mind that what kind of editorials do we need to pick, right? To understand, to increase our comprehension and to focus on the dimensions also कि यार बहुत सारे एडिटोरियल आ गए यार। ये एडिटोरियल आ गया पूरा जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इतना बड़ा क्रिटिसिज्म निकला है। दूसरा एडिटोरियल है जो कि सेफोलॉजी और एंटी इनकम्बेंसी पे कोई एक प्रोफेसर साहब हैं लिख रहे हैं, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज, भारतीय जनता पार्टी और इन सब में कंपैरिजन हो रहा है। दूसरा एडिटोरियल आया है जो कि तलमीज़ अहमद साहब ने लिखा है, ही इज़ अ फॉर्मर डिप्लोमैट, लिखते हैं डिकोडिंग पुतिन्स ड्रामेटिक विजिट टू द गल्फ, आफ्टर ऑल इसका क्या सिग्निफिकेंस है, surge in illegal Indian migrants crossing into the US from Canada. These all are the topics. So अब हमें जो भी एडिटोरियल पिक आउट करना चाहिए, हम उसको कैसे पिक आउट करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो आप मेरे साथ जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जुड़े रहेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या एग्जैक्टली हमें ढूंढना रहता है एडिटोरियल्स में। देखिए, सबसे पहला हम उसका टाइटल ढूंढते हैं, सेकेंड हम उसके ऑथर्स को देखते हैं। ठीक है, ये काम आपको नहीं करना है। यू आर नॉट द जज ऑफ योर ओन प्रिपरेशन, है ना। यू आर नॉट द गाइड ऑफ योर ओन प्रिपरेशन। आप नहीं बता सकते खुद ही से कि कौन सा एडिटोरियल आपको पिक करना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए। वो हम पे छोड़ दीजिए, वो हम लोगों पे छोड़ दीजिए। वो हमारा काम है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एडिटोरियल्स को आपको पिक करना है, क्यों नहीं। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हमारे फ्रेम होते हैं, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हों, स्टेटमेंट बेस्ड हों, एमसीक्यू बेस्ड हों, जो भी हों, है ना, वो किसी ना किसी करंट इशू के अराउंड बेस्ड होते हैं। और हमारे जो एडिटोरियल्स आते हैं वो एक्सपर्ट ओपिनियन होते हैं। तो किस तरीके से हमें फिल्टर करना चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट सबसे पहले यहाँ पे हम जरा देख लेते हैं कि आफ्टर ऑल उड़ीसा की स्टोरी को इतने इतने पॉजिटिव डायरेक्शन से इतने इतने इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है। क्यों आफ्टर ऑल ऑथर हमसे कह रहा है कि यार उड़ीसा की स्टोरी से हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि क्लाइमेट चेंज की जब भी क्राइसिस की बात होती है, वेन एवर इट इज़ अबाउट क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस, तो क्लाइमेट चेंज की क्राइसिस से रिलेटेड है फूड सिक्योरिटी की क्राइसिस। और इस बार पहली बार COP28 हुआ दुबई में। COP28 को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। इसका क्रिटिसिज्म किस बेसिस पे है, इसके क्रिटिसिज्म का क्या बेसिस है। तो इसके क्रिटिसिज्म में सबसे पहली बात जो कही गई है वो ये कही गई कि यार हमें मेन क्या था कि क्लाइमेट चेंज जो भी हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस की वजह से हो रहा है, कार्बन CO2 एमिशंस की वजह से हो रहा है। और CO2 के अगर हम सोर्सेस की बात करते हैं तो CO2 के सोर्सेस तो सभी हैं। कोल भी है, फॉसिल फ्यूल भी है। कोल, फॉसिल फ्यूल्स का मतलब ऐसे समझ लीजिए आप, फॉसिल फ्यूल तो कंफ्यूजिंग लगता है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस भी है। तो इस वाले कॉप में कोल को फेज डाउन करने की बात कर दी गई है ना, ऑलरेडी फेज डाउन करने की बात कर दी गई है। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स को यानी नेचुरल और पेट्रोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के ऊपर कुछ भी नहीं कहा गया। जाहिर सी बात है, COP28 हो कहाँ पे रहा था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके जो खुद के प्रेसिडेंट हैं सुल्तान जबर, इस बार जो थे सुल्तान अल जबेर, है ना। सुल्तान अल जबेर जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के एक तरीके से मिनिस्टर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में नेचुरल गैस और फॉसिल फ्यूल्स के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं लेने दिया। कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड के सोर्सेस की बात करें तो उसमें कोल में किसको, कंट्रीज को दिक्कत है। तो भैया कोल का कंजप्शन सबसे ज़्यादा करने वाली कंट्रीज इंडिया है। कंट्रीज में से इंडिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है। अब अगर आप इन कंट्रीज को और गौर से देखें तो ये एशिया की इकोनॉमीज हैं। बोलिए, समझ में आता होगा आपको कि एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। कुछ हद तक इसमें वियतनाम, फिलीपींस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इंडिया में तो लार्जली अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की बात करें, तो हमारे यहाँ बिजली लगभग लगभग 80%, 80% इलेक्ट्रिसिटी हमारी कोल से आती है। यानी कि कोल इंपॉर्टेंट है इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया जैसे देश में फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फॉर लाइवलीहुड। बोलिए, समझ में आता है आपको? ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 इस वजह से तो न्यूज में है ही, साथ में एक और वजह से न्यूज में है कि पहली बार COP28 में फूड क्राइसिस हो सकती है क्लाइमेट चेंज से, इसको डिस्कस किया गया है, एक्नॉलेज किया गया है। और
हेल्थ सिस्टम्स हमारे, जो हेल्थ की क्राइसिस है हमारी, हेल्थ सिस्टम्स एंड हेल्थ क्राइसिस, वो सब रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से। ऐसा पहली बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 में बात की गई है। तो इसी सिलसिले में हमारे सामने जो ऑथर हैं वो उड़ीसा की बात कर रहे हैं कि उड़ीसा जैसा स्टेट एक टाइम पे जिसको फूड अलग अलग स्टेट से इंपोर्ट करना पड़ता था, फूड इंपोर्टेड था, अब वो क्या हो चुका है, नेट प्रोड्यूसर बन चुका है। फ्रॉम फूड इंपोर्टर टू अ नेट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेन्स। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उड़ीसा की ज्योग्राफी को अगर आप ध्यान से देखें तो उड़ीसा जो है वो क्लाइमेट चेंज से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहता है। क्या ऐसा है जो उसको क्लाइमेट चेंज से प्रभावित करता है? उसकी कोस्ट लाइन, क्योंकि वो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में है, तो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से जो साइक्लोन की इंटेंसिटी है, जो साइक्लोन्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और उड़ीसा में साइक्लोन से काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। साइक्लोन से फिर आफ्टर ऑल हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर को क्या डैमेज पहुंचता है? सीधी सी बात है, तेज़ हवा चलेगी, तेज़ बारिश होगी तो फसल तो बर्बाद होती ही होती है। लेकिन उससे भी एक बड़ा ही और भी एक टेक्निकल इशू है सॉइल का। आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं पे फ्लड आ जाता है तो सॉइल कंजर्वेशन एफर्ट्स में सॉइल का सैलिनिटी जो होता है, नमक की जो संख्या होती है, वो बढ़ जाएगी। ऑल द मोर वाई, बिकॉज द काइंड ऑफ मॉइस्चर दैट विल बी टेकन अप फ्रॉम द सी विल ऑल्सो हैव सम कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्ट इन इट। वो प्रेसिपिटेट होगा तो वो एक तरीके से नमक की लेयर को मिट्टी के ऊपर इकट्ठा करेगा। और आपको पता है कि एक्सेस सैलिनिटी इज नॉट गुड फॉर for any growth of crops. Second thing that you should understand is what is the kind of agriculture. So उड़ीसा में जो एग्रीकल्चर है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, अब ये क्वेश्चन हो जाता है जीके का। जिस भी व्यक्ति के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, 2 हेक्टेयर तक या 2 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, उसको हम लोग स्मॉल और मार्जिनल फार्मर कहते हैं। ये आपको समझ में आया? तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जिसके पास जमीन ऑलरेडी बहुत छोटी छोटी है, लैंड होल्डिंग्स ऑलरेडी बहुत स्मॉल हैं, वो अगर इस तरीके से क्लाइमेट चेंज से प्रभावित रहेगा तो क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो उड़ीसा ने लिए जो हम सब के लिए एक सबक बन गए। ये पूरा पैरामीटर, ये पूरे डायमेंशंस हैं इस एडिटोरियल के। तो किसी भी एडिटोरियल को पढ़ने के लिए ज़रूरी होता है कि आप उसके डायमेंशंस को पहले क्रैक कर लें। जब आपके पास डायमेंशंस ऑलरेडी क्रैक्ड हैं, टाइटल को देख के आपके पूरा सर्कल आपके दिमाग में ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, तो अब आप जो रीडिंग करेंगे वो इन्फॉर्म्ड रीडिंग करेंगे। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आपको जो क्लूज निकालोगे या आप जो नोट्स बनाओगे या आप जो पॉइंट्स को कंसीडर करोगे वो बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट्स होंगे जिनके इर्द गिर्द क्वेश्चंस बनने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो हमारा जो एडिटोरियल एक्सप्लेनेशन है, सबसे बड़ा लकूना, सबसे बड़ा गैप इस इंडस्ट्री में यही है कि एडिटोरियल्स आर इम्पॉर्टेंट। ये सब कहते ज़रूर हैं कि एडिटोरियल्स क्या हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट। सब कहते हैं कि एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई पढ़ाता नहीं है, नोबडी टीचर्स देम। तो हम आपको एडिटोरियल को एकदम लाइन बाय लाइन टीच करने वाले हैं। देखिए, ये किन के लिए फायदेमंद हो सकता है? ये देर आर ऑलवेज कैटेगरीज ऑफ एस्पिरेंट्स, कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर है ना। तो दोज हु डू नॉट रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, दोज हु डू नॉट रीड पेपर एवरी डे, या जो एक तरीके से किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व है और न्यूज़पेपर्स को वीकली बेसिस पे करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि यार इश्यूज इन ट्रेंड जो है वो बस उसका हमें एक इनसाइट, इश्यूज इन ट्रेंड का हमें क्या मिल जाए, इनसाइट मिल जाए। वैसे बीइंग अ पर्सन जो कि आपको ये प्रोवाइड करने वाला है, मैं आपको बोलूँगा कि आप एडिटोरियल्स को प्लीज़ रीड ज़रूर करिएगा। तो ऐसे में दूसरा कैटेगरी स्टूडेंट्स जो है, जो कि खुद से रीड तो कर लेते हैं बट उसका जो एक्सप्लेनेशन है उनको एक बार क्या करना रहता है, क्रॉस चेक करना रहता है कि यार हमने जो समझा, हमने जो पढ़ा, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद था कि नहीं था। तो इस तरह के दोनों कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स को, जो अखबार नहीं पढ़ते या जो पढ़ते हैं और उनको अपने अंडरस्टैंडिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है,
वो हमारी वीडियोस को यहाँ पे गूगल ड्राइव पे एक्सेस कर सकते हैं। आराम से आप हमारी गूगल ड्राइव पे आइए आप, क्योंकि ये पेड है, इट्स नॉट अ फ्री थिंग। इतनी मेहनत लगती है तो डेफिनेटली फ्री में तो नहीं होगा। कुछ वीडियोस आपको फ्री में मिलेंगे जस्ट फॉर यू टू असेस एंड एक्नॉलेज कि हाँ यार ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। डेली बेसिस पे जितने भी एडिटोरियल्स आते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के, सबका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा आपके ड्राइव लिंक के अंदर अंदर। क्या अगर आपकी ईमेल आईडी है तो आपकी ईमेल आईडी से हम आपको यूट्यूब लिंक के लेक्चर्स के लिंक प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, जहाँ पे ये लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आप यूट्यूब के माध्यम से हमारे तक आए हैं या टेलीग्राम के माध्यम से आप हमारे तक आए हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि एडिटोरियल का एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी होता है, और ये प्रोवाइड कर पाना बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि डेली बेसिस पे इसको पढ़ के इसको प्रिपेयर करके आपके तक लाना रहता है। वो ये सिंपल से काम हम आपके लिए आसान कर दे रहे हैं, एंड इट्स नॉट एन ईजी थिंग, इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू बी एबल टू रीड एडिटोरियल्स एवरी डे। बट देन अगर आप पढ़ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद ऐसे वीडियोस को देखते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है। Now coming back to this particular thing, this particular author, why we have picked up the article from this, because she is an IS officer, and whatever opinion she is going to give will be driven by policy. So this particular editorial is talking about policy driven things, and policies are all the more very very important when it comes to your entrance examinations. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसे कि COP28 में द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस जो हुई है दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, द वर्जनिंग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस पेंट्स अ वेरी ग्रिम पिक्चर विच मीन्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, डेंजरस पिक्चर फॉर द planet peace and prosperity. Now very first thing that the author has highlighted is that disasters are going to grow 56 per year. 560 disasters होंगे हर साल, which is 1.5 per day. It will ultimately affect the hunger and malnutrition, which is going to grow by 20% if the climate change is not checked. And the food productivity is going to face a decline by 21% due to global warming. Exactly due to global warming. So these are the three conditions that we should write down in our notes with respect to this particular editorial कि क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। सबसे पहले तो हमने देखा कि डिजास्टर्स की जो संख्या है, डिजास्टर्स का जो इवेंट है, डिजास्टर इवेंट्स जो हैं दे आर गोइंग टू ग्रो। सेकेंड थिंग दैट वी हैव सीन इज हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन जो है वो 20% से बढ़ जाएगा। एंड द थर्ड थिंग ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 560 पर ईयर होने के चांसेस हैं ऑब्वियसली बाय 2030, है ना। सेकेंड चीज यहाँ पे जो लिखी है, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है, 21% से। So these are the three things that is going to happen with respect to climate change, right? As the world witnesses a worsening global food crisis precipitated by the mounting climate crisis. What is the meaning of this worsening global food crisis? Precipitated by the mounting climate crisis. Climate crisis is increasing. The global food crisis is also increasing. Spiraling conflicts and distressed livelihoods, Odisha's transformational journey is increasingly being cited as a model and as a source. उड़ीसा स्टोरी में 3 स्पेसिफिक थीम्स हैं जो करंट सिनारियो में हमें समझना है। सबसे पहला यही है, जस्ट अ मिनट लेट मी एडजस्ट, यस, द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट स्टेट, इस पर्टिकुलर स्टेट ने अपनी फूड सिक्योरिटी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया, कैसे स्ट्रेंथन किया, और जो कुछ भी किया वो कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच से किया। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसे ही आपने ये वर्ड पढ़ा कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच, कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच, तो अब आपके दिमाग में एनजीओ नहीं आने चाहिए। कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच में सिर्फ और सिर्फ एनजीओ नहीं होता ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कैन प्ले अ रोल, बट इसमें कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि ग्रामीण स्तर पे यानी पंचायत लेवल पे, या कह सकते हैं एकदम रूरल लेवल पे काम किया गया है, जिसमें एग्रीकल्चर सोसाइटीज हो सकती हैं इन्वॉल्व, जिसमें एग्रीकल्चर सोसाइटीज हो सकती हैं इन्वॉल्व।
जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ सकती हैं, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ सकती हैं। इस पर्टिकुलर थिंग में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी रोल आ सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी रोल आ सकता है। इसी में पंचायत ऑफिशियल्स जो होते हैं, पंचायत ऑफिशियल्स जो होते हैं वो भी आ सकते हैं। कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच का मतलब ये है कि एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे पूरे राज्य के लिए, एक होता है जहाँ पे पूरा नेशनल गवर्नमेंट डिसाइड करे पूरे राज्य के लिए, और वहीं दूसरा होता है जहाँ प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, यानी एकदम लोकल लेवल पे हो। तो जब भी आपसे ये बात कर रहा है कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट के लिए, तो वो आपसे कहना क्या चाह रहा है, वो आपसे डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल की प्लानिंग को प्रोजेक्ट करना चाह रहा है। तो यहाँ पे कम्युनिटी ड्रिवन का मतलब एग्जैक्टली एनजीओज नहीं है, कम्युनिटी ड्रिवन का मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम हुआ है, जिला स्तर पे काम हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको देखने को भी मिलेगा, इन द पास्ट पिछले 20 सालों में उड़ीसा हैज मूव्ड फ्रॉम राइस इंपोर्टिंग स्टेट to basically highest production on record in with respect to rice, 13.606 million tons of food grains. Now please try to avoid writing these type of informations, you don't have to write these type of informations. Now what are the notable aspects? सबसे पहले तो हमने ये देखा कि एग्रीकल्चर, सबसे पहली चीज उसने क्या करी कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को उसने बढ़ा दिया। अब हमारे दिमाग में सवाल आ रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि फार्मर्स हमने कैसे देखे थे, स्मॉल और मार्जिनल है, राइट। और ऑब्वियसली क्रॉपिंग एरिया जो है वो क्लाइमेट की वजह से अफेक्टेड रहता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द एवरेज राइस यील्ड विच इज उड़ीसा की मेन क्रॉप हैज ट्रिपल्ड इन 2 decades। द मोमेंट यू सी राइस, राइट, राइस के बारे में भी अब आपके पास चैलेंज सबसे पहले क्या आना चाहिए, दैट राइस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। Now, when rice requires a lot of water, we call this particular crop as water intensive. We call it as water intensive. Also, this crop is largely dependent on irrigation. अगर irrigation है तो ठीक है, नहीं है तो ग्राउंड वाटर। ऑल्सो एक चीज और है जो लोगों को नहीं पता है कि राइस के ज्यादा कंजम्पशन से भी हेल्थ क्राइसिस है। कैसे? ओवर कंजम्पशन से। एक तो आपने सुना ही होगा कि यार चावल खाने से मोटापा बढ़ता है, पर हम ऐसी बातों पे यहाँ पे नहीं बात कर सकते। ओवर कंजम्पशन से ये है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना हमारी बॉडी को जो चाहिए रहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले जिसमें कि आयरन आता है, थोड़ा बहुत हमारी बॉडी को मैग्नीशियम चाहिए रहता है, थोड़ा बहुत हमारी बॉडी को कैल्शियम चाहिए रहता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आयोडाइड, आयोडीन भी हमें थोड़ा बहुत चाहिए रहता है, तो नमक के साथ आयोडाइज्ड सॉल्ट को इंक्लूड किया गया। वैसे ही राइस में अगर सिर्फ आप चावल खाते हैं तो आपकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पा रहे। तो राइस में प्रोडक्शन बढ़ाने से ठीक है, आपका एग्रीकल्चर बढ़ेगा, फार्मर का इनकम बढ़ेगा, लेकिन माल न्यूट्रिशन कैसे खत्म होगा? क्योंकि माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम, जो न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है वो तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट से भी जुड़ा हुआ है। तो माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए चावल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कंडीशंस को ऐड करने के लिए एक चीज़ है जिसको किया जाता है, इसको कहते हैं राइस फोर्टिफिकेशन। क्या किया जाता है? राइस फोर्टिफिकेशन। इसके जो पैरामीटर्स हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी बना रखे हैं। पैरामीटर्स ऑलरेडी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बना रखे हैं राइस फोर्टिफिकेशन के। उसमें करते क्या है, हम राइस फोर्टिफिकेशन को आयरन और फॉलिक एसिड, आयरन और फॉलिक एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स को स्प्रिंकल करते हैं, राइस को उसके साथ रखते हैं, या राइस कर्नल जो है उसको उसमें भिगा के रखते हैं, चावल के धान को। होता क्या है, थोड़े समय में राइस इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर इसको मार्केट में डिस्पर्स कर दिया जाता है सेलिंग के लिए। तो राइस फोर्टिफिकेशन जो है वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, ये याद रखना था आपको। और काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबली डेवलप होता है, किसी तरीके से इन्वायरमेंट में कोई बुरा प्रभाव इसका राइस फोर्टिफिकेशन से नहीं देखा जाता है। अच्छा, आयरन और फॉलिक एसिड पे इतना क्यों फोकस है? क्योंकि आयरन और फॉलिक एसिड की ही कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया। और एनीमिया के से अफेक्टेड इंडिया में पर से 2 कम्युनिटीज हैं। और एनीमिया का इंसिडेंस ऑफ एनीमिया जो है, इंसिडेंस ऑफ एनीमिया जो है वो रूरल वोमेन में ज़्यादा देखा गया है। तो एक हमारी वोमेन
उसमें भी लार्जली प्रेग्नेंट वुमेन, और फिर यहाँ पे इन्फेंट एंड न्यूबॉर्न। और इंडिया ने टारगेट भी दिया है, एनीमिया 2047 तक हमें एलिमिनेट कर देना। तो उसमें उड़ीसा ने क्लाइमेट चेंज के साथ साथ राइस प्रोडक्शन को बढ़ाते हुए क्या इन सभी चैलेंजेस को एलिमिनेट किया है? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक स्कीम है जिसका नाम, एक जिला है जिसका नाम है कालाहांडी। कालाहांडी को लैंड ऑफ हंगर कहा जाता था, आज उसको उड़ीसा का राइस बोल कहा जाता है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेडक्वार्टर्स में इस चीज को शेयर किया, जहां उन्होंने SDG 2 यानी जीरो हंगर के गोल को रिलेट किया, बताया। द फोकस इज ऑन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड अल्टीमेटली टू इंक्रीज देयर इनकम, राइट? हाउ? सो दिस इज द स्कीम, कालिया स्कीम, दैट इज कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। दो चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उनकी जीवनी पे, लाइवलीहुड पे, और उनकी इनकम को बढ़ाने पे। किसकी? किसानों की। कैसे किसानों की? छोटे किसानों की। तो क्या क्या चीज़ें ली हैं अब हमारे सामने आ रहा है। सबसे पहले डिसेमिनेटिंग साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस। पहली चीज़, क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में क्या हो सकता है कि जब आप क्यारियों में फसल उगाते हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कितना पानी यूज़ करना चाहिए। साथ में क्रॉप कई सारी क्या होती हैं जो पेयर्स में उगाई जा सकती है। फिर बैक टू बैक फूड क्रॉप्स, अगर आपने वाटर इंटेंसिव वाली लगा रखी है तो एक समय के बाद पानी जब आप निकाल रहे हो, ग्राउंड वाटर निकाल रहे हो, और हर सीजन में राबी हो चाहे खरीफ हो एक ही तरह की फसल उगा रहे हो, तो ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट हो रहा है, और साथ ही में आपका जो सॉइल का न्यूट्रिशन पोटेंशियल है वो भी कम हो रहा है। तो साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शेयर की गई, जहाँ पे डिजिटल एक्सटेंशन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ऑब्वियसली ऐप, मोबाइल फोन्स, इन सब चीज़ में, जिसकी वजह से नॉन पैडी क्रॉप कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया गया है और पैडी कल्टीवेशन कम हुआ है। उड़ीसा ने बहुत तेजी से मिलेट मिशन को भी अडॉप्ट किया, जहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स ने एक मेजर रोल प्ले किया। So what are the lessons that we are learning as of now from this? So this is going to be a good explanation. Stick with the explanation. So very first lesson, if we had to write down, is scientific crop management practices. Now this scientific crop management practices also involves paddy crops as well as non-paddy crops. Paddy crops as well as non-paddy crops. When it comes to non-paddy crops, what is the solution that we have? Millets is the solution that we have, because millets require less water. Millets require less water. Along with millets requiring less water, there is also another requirement that comes into picture, that is climate resilient crops. बरसात हो जाए, ठीक है, चाहे पानी बरस जाए, चाहे पानी ना बरसे, दीज क्रॉप्स आर क्लाइमेट यानी कि हमें क्रॉप मैनेजमेंट के साथ साथ एक चीज़ और समझ में आया कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन which is supported by state government, right? Moving to the next part, of it. Due to its geographical location and physical conditions, Odisha is always vulnerable to the effects of climate change that we have already discussed. Now, this phenomena can actually disrupt the current growth strategies, and it can also exacerbate. So, exacerbate is a good word here. Exacerbate का मतलब होता है it will increase, right? As it may lead to loss of life, livelihoods, assets and infrastructure. यानी poverty exacerbate हो सकती है just because of why? Because Odisha is vulnerable to climate change, right? Odisha is vulnerable to climate change. Already small farmers are there. Agriculture fields will be affected. The yield will be affected, and ultimately their income will be affected. So just because of the geographical location, you see, that is what you need to understand. Just because of the location of Odisha, the poverty, incidence of poverty is seen in the state of Odisha. Odisha has also therefore proactively developed a comprehensive climate change action plan to address these concerns. This plan covers various sectors including agriculture,
सबसे पहले। सेकेंड इज कोस्टल जोन का प्रोटेक्शन, एनर्जी, फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्सेस, फॉरेस्ट, health, industries, mining, transport, and urban and water resources. All diets, all you can say natural sources which are related to our anthropogenic activities or human development, right? And also it is a cooperation of multiple departments and civil society groups. So various departments and agencies have come together for implementing the activities identified in the plan, which are being monitored by a committee headed by chief secretary. Again, you will find that it is not being done in silos. The role of state government is very much important because it is bringing departments and departments and departments, and in turn these departments are formulating the policies, isn't it? The approach towards climate resilience is being developed from bottom up. Now this is one thing that we are going to remember. The third thing that we have is that the role of the state government along with bottom up approach, along with bottoms up approach, bottoms up, not the right bottoms up but नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? Bottom up approach means role of state government plus various departments, इन सब के बीच में सिनर्जी और कोऑपरेशन का होना भी जरूरी है, राइट? सो नाउ व्हाट एडवांटेज इज दैट अगर हमें साइक्लोन आने वाला होता है, बाढ़ आने वाली होती है, सूखा आने वाला होता है, तो इस स्टेट में बहुत फ्रीक्वेंट है ये सब, तो हो क्या पाता है, तुरंत हम लोग क्रॉप प्रोग्राम को मॉनिटर करके नेसेसरी स्टेप्स ले लेते हैं और एडवर्स वेदर कंडीशन से लोगों को बचा लेते हैं। क्रॉप प्लानिंग जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की जाती है, क्योंकि उड़ीसा का एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है, यानी क्लाइमेट का प्रभाव जो एग्रीकल्चर पे पड़ता है उसके हिसाब से जोन डिवाइडेड है इंडिया में, राइट? वो सब चीज़ें हैं। और उसी के साथ साथ फार्मर्स किस तरह की नई एक्टिविटी को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो देखिए वो इस तरह की फसल को जो उगा रहे हैं जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, नॉन पैडी क्रॉप्स, वाटर मैनेजमेंट, वाटर सेविंग डिवाइसेस, ई पेस्ट सर्वेलेंस, large scale farm mechanization, women friendly drudgery reducing farm implements, training farmers in crop scientific techniques, integrated nutrient and pest management has boosted food grain production. So it's not only this, so many steps have been taken, right? What is the social protection? So ultimately farmers को क्या कहा गया कि एग्रीकल्चर में बेसिकली क्या है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द टॉप स्टेट नाउ. Why? Because there is this survey which is done that you will come to know. It is the fourth most significant contributor to the paddy pool of the Food Corporation of India, FCI को Food Corporation of India, which is the leading body public sector undertaking है, जो कि डायरेक्टली क्या करती है, buys cereals from farmers और इसको क्या कर लेती है, फिर इसको स्टोर कर लेती है अपने पास, किस स्टॉक की तरह, बफर स्टॉक की तरह. कैसे? बफर स्टॉक की तरह फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फसल को अपने पास स्टोर कर लेती है, जो बाद में हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, जिसको कि हम राशन कार्ड की सुविधा कहते हैं, उससे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो उड़ीसा की रैंक फोर्थ लार्जेस्ट हो गई है अब, राइट? Odisha produces 9% of the total rice in India and accounts for 4.22% of the total food grain production of the country. Now, what is the partnership between United Nations World Food Programme and Government of Odisha? They have seen innovation for various new projects coming up for food and nutrition schemes. For example, biometric technology in the TPDS in remote Raigad district took back in 2007, rice fortification in Gajapati district, to name a few. State ranking index for the National Food Security Act by the Department of Food and Public Distribution, Government of India for 2022, Odisha emerged as a top ranked state in the country. आपको बता दूं मैं कि स्टेट वाइज रैंकिंग की गई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013 में आया हुआ ये एक एक्ट है, एक लॉ है, जो कि राइट टू फूड को रिकॉग्नाइज करता है एज अ right to food is recognized as a statutory right, as a statutory right.
Now, right to food has been elevated with respect to Article 21 also, right to life से जोड़ दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको जीवन से जोड़ दिया है। इसीलिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ने आपको ये कहा कि जो भी फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, उसको राशन ऑलमोस्ट फ्री में ही मिलेगा, या हम कहेंगे फ्री में ना सही सब्सिडाइज मिलेगा। कैसे मिलेगा? सब्सिडाइज्ड राशन मिलेगा। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कितना कारगर है, कितना काम कर रहा है, उसके लिए पहली बार 2022 में 2022 में रैंकिंग की गई। जहां पे टॉप पे आया, तो हम ये पॉइंट भी लिख लेंगे, इस पर्टिकुलर चीज को भी अपने नोट्स में लिख लेंगे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो स्टेट रैंकिंग हुआ, स्टेट फूड रैंकिंग, स्टेट फूड रैंकिंग इंडेक्स निकलता है 2022 में। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन निकालता है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें टॉप पे रहता है उड़ीसा, टॉप पे रहता है उड़ीसा, सेकंड पे आया यूपी और थर्ड पे आया आंध्र प्रदेश। और ये एक तरीके से ऐसा फर्स्ट सर्वे है जो निकाला गया। तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉम जीरो टू हीरो इज द एग्जाम्पल दैट उड़ीसा हैज पुट बिफोर अस, राइट? So this is the transformative journey from food grain scarcity to generation of surplus, sustained efforts, लगातार efforts in climate proofing its agriculture system, first, crop diversification, second, protection of the interests of the smallholders, third, food and nutrition security for vulnerable, fourth, presents a unique model for other states in the context of challenges of global food climate change. So kindly subscribe to my channel as of now. Subscribe to my channel. Watch some videos. Watch some videos where you will find that यार, अब आप सोचते होगे कि एडिटोरियल्स पे इतनी माथाफोड़ी क्यों, एडिटोरियल्स में इतनी माथाफोड़ी हम क्यों करें? जी करना पड़ेगा आपको। अगर आपकी जेन्युइनली इंग्लिश अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपका स्टैटिक जो सिलेबस है साइंस का, आपने 9, 10, 11, 12 में सोशल साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे इकोनॉमी में, हमारी जोग्राफी में, हमारी पूरी हिस्ट्री में, और अभी फ़िलहाल हमारे क्लाइमेट चेंज के डिबेट्स में। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप सोच रहे होंगे यार एक एडिटोरियल, उसके पीछे इतनी जद्दोजहद, इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन, यार समय नहीं हमारे पास। करना क्या है आपको? वीडियो को कानों में ईयरफोन ला के 2x पे बैठ के सुनना ही तो है। जो नोट्स बना रहे हैं, जो फैक्ट्स बना रहे हैं, उसको लिखना ही तो है आपको। इससे आसान और इससे सिंपल तरीका कि आपके हिस्से की मेहनत कोई और करके आपको दे दे रहा है, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी मेरे चैनल में पहली बार आए हैं या नहीं जुड़े हैं, क्योंकि अभी ट्रेंड ये कहता है कि 70% मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है। और इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है ये, क्योंकि जहाँ से भी MCQs बन सकते हैं, जहाँ से भी आपके आंसर्स बन सकते हैं, जहाँ से भी आपको नोट्स बनाना चाहिए, वो सभी चीज़ को मैं प्रॉपरली क्लास की तरह लेता हूँ। अच्छा, एक ट्रेंड ये भी कहा जा रहा है कि यूट्यूब पे, कहते हैं लोग, यूट्यूब पे कोई पढ़ने नहीं आता, यूट्यूब पर पढ़ाई नहीं होती, यूट्यूब पर पढ़ाई नहीं होती। ये बात सही है, क्योंकि यूट्यूब पर आप पढ़ाई नहीं करते, यूट्यूब पे आप डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हैं, यूट्यूब पे पढ़ने कौन आता है? इसीलिए हमारा जो कुछ क्लासेस हैं वो हमारी यूट्यूब पे हैं, बाकी इस तरह की हमारी प्रिसाइज क्लासेस जो हैं, लेक्चर्स जो हैं, वो आपको गूगल ड्राइव पे रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। और लार्जली हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम कैसा है? लाइव है। पूरा प्रोग्राम हमारा लाइव है। चैनल में जुड़े रहिएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, ऑल द बेस्ट।